नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर आनंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज बात करते हैं भूगोल के बारे में। चलो पढ़ते हैं। देखो, भूगोल और भूगोल में सबसे पहले पढ़ते हैं भूगोल का हम सामान्य परिचय। तो देखो, भूगोल ये जो शब्द है, सबसे पहले तो इस शब्द के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये शब्द सबसे पहले किसने दिया, इसका अर्थ क्या होता है। तो भूगोल को हम बोलते हैं GEOGRAPHY, मतलब जियोग्राफी। तो अगर बात करें कि जियोग्राफी जो शब्द है, जियोग्राफी शब्द, ये शब्द कौन सी भाषा का है। तो सबसे पहले तो इस शब्द है, इस शब्द की भाषा के बारे में बात करें कि ये जियोग्राफी शब्द कौन सी भाषा का है। तो ये है ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जियोग्राफी शब्द कौन सी भाषा का है, तो कौन सी भाषा का है? यह है ग्रीक भाषा का। उसके बाद बात करते हैं कि ये जियोग्राफी शब्द ये कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो जियोग्राफी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से। यानी जियोग्राफी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब ये 2 शब्दों के बारे में बात करेंगे। ये 2 शब्द कौन से हैं जिनसे मिलकर जियोग्राफी शब्द बना है। तो देखो, हम इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं कि जियोग्राफी शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से। इनमें पहला तो क्या आता है? जियो, GEO। और दूसरा क्या है? ग्राफी, ग्राफी, GRAPHY। मतलब कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से। पहला तो कौन सा है? जियो। और दूसरा कौन सा है? ग्राफी। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ कौन सा है? जियोग्राफी। इनमें देखो, जियो का अर्थ क्या होता है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या अर्थ होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन, अध्ययन। मतलब दोनों शब्दों का अर्थ क्या हो गया? पहले शब्द का तो अर्थ आ गया अपने पास पृथ्वी, और दूसरे का अर्थ क्या आ गया? अध्ययन। तो जियोग्राफी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक तो है जियो, और जियो का अर्थ क्या आ गया? पृथ्वी। और ग्राफी, ग्राफी का अर्थ क्या आ गया? अध्ययन। अगर इन दोनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ क्या आ गया? अतः इसका अर्थ क्या होता है कि पृथ्वी के अध्ययन को, पृथ्वी के अध्ययन को भूगोल, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? जियोग्राफी, जियोग्राफी कहते हैं। कि पृथ्वी के संपूर्ण अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भूगोल या जियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो भूगोल शब्द का अर्थ क्या हो गया है कि पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। तो हमने शुरुआत की है भूगोल। भूगोल में पहला शब्द अपने पास क्या है? जियोग्राफी शब्द। और ये शब्द भाषा का पूछा जाए तो कौन सी भाषा आएगी? ग्रीक भाषा। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 2 शब्द कौन से आते हैं? पहला शब्द कौन सा है? जियो, और इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और दूसरा कौन सा है? ग्राफी। ग्राफी का अर्थ क्या है? अध्ययन। मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भूगोल कहा जाता है। अगर इसमें प्रश्न ये पूछा जाए कि इस जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम सर्वप्रथम ये शब्द किसने दिया था? तो एक विद्वान था। कौन था? ग्रीक विद्वान। कौन था? ग्रीक विद्वान। और ग्रीक विद्वान के द्वारा ये शब्द दिया गया था। अगर उस विद्वान के बारे में बात करें तो इसका नाम क्या था? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज
कि जियोग्राफी शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? एक ग्रीक विद्वान था जिसका नाम था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज के द्वारा जियोग्राफी शब्द दिया गया था। और प्राचीन जो जियोग्राफी थी उसके कितने भाग थे? 2। अब उन 2 भागों के बारे में बात करते हैं कि प्राचीन जियोग्राफी के कितने भाग थे। तो जियोग्राफी शब्द सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं कि प्राचीन जियोग्राफी के कितने भाग थे? 2 भाग। तो प्राचीन जियोग्राफी के 2 भाग थे। कि प्राचीन जियोग्राफी के कितने भाग थे? 2। अब प्राचीन जियोग्राफी के जो 2 भाग हैं वो 2 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्राचीन जियोग्राफी के 2 भागों में अगर पहले भाग की बात करते हैं तो पहला तो कौन सा आता है? व्यवस्थित भूगोल। और दूसरा कौन सा आता है? प्रादेशिक भूगोल। मतलब कि जो प्राचीन जियोग्राफी है उसके 2 भाग थे, एक तो व्यवस्थित भूगोल और दूसरा कौन सा गया? प्रादेशिक भूगोल। तो व्यवस्थित जो भूगोल है उस भूगोल में किसको शामिल किया जाता है? मतलब भूगोल की वह शाखा, इसमें कौन सा आता है कि भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक भौगोलिक कारक, और ये जो कारक है, कारक का मतलब क्या आ गया है? जैसे हम ले सकते हैं कारक में मतलब जलवायु, या हम ले सकते हैं क्या? वनस्पति आदि। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक भौगोलिक कारक जैसे जलवायु, वनस्पति कारक का अध्ययन संपूर्ण पृथ्वी के लिए किया जाता है। उसको हम क्या बोल सकते हैं? व्यवस्थित भूगोल। मतलब भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक भौगोलिक कारक है, मतलब कि भूगोल का कोई भी एक कारक है। जैसे कारक में हम शामिल कर सकते हैं जलवायु, वनस्पति आदि का अध्ययन संपूर्ण पृथ्वी के लिए किया जाता है, उसको तो हम बोलते हैं क्या? व्यवस्थित भूगोल। लेकिन प्रादेशिक भूगोल में किसको शामिल किया जाता है? प्रादेशिक भूगोल में किसको शामिल करते हैं कि भूगोल की वह शाखा जिसमें समस्त भौगोलिक कारकों का, भूगोल की वह शाखा जिसके समस्त भौगोलिक कारकों का अध्ययन निश्चित प्रदेश, या फिर इस प्रदेश को हम क्या बोल सकते हैं? क्षेत्र में किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? प्रादेशिक
भूगोल। तो भूगोल की कितनी शाखाएं आ गई अपने पास? दो। कि प्राचीन जियोग्राफी के दो भाग थे, जिनमें जो एक भाग है उसका नाम क्या आता है? व्यवस्थित भूगोल। तो पहला जो भाग है उसका तो क्या है? व्यवस्थित भूगोल। और दूसरा कौन सा आता है? प्रादेशिक भूगोल। व्यवस्थित भूगोल कौन सा आता है? भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक कारक है, और कारक में जलवायु, वनस्पति आदि का अध्ययन संपूर्ण पृथ्वी के लिए किया जाता है, उसको बोला जाता है व्यवस्थित भूगोल। लेकिन प्रादेशिक भूगोल कौन सा होता है? कि भूगोल की वह शाखा जिसमें समस्त भौगोलिक कारकों का अध्ययन निश्चित प्रदेश या क्षेत्र के लिए किया जाता है, वो कौन सा आता है? प्रादेशिक भूगोल। लेकिन कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, सीधा भूगोल का जनक नहीं पूछा जाता है कि जियोग्राफी शब्द का उल्लेख किसने किया था। तो सर्वप्रथम आपको बता दिया कि ग्रीक विद्वान के द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें भी दो दो विद्वान और आ जाते हैं। देखो उनके बारे में बात करते हैं। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि प्राचीन व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन था? तो कौन था? इरेटोस्थनीज। जिसने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था वही विद्वान था कौन सी भूगोल का? प्राचीन व्यवस्थित भूगोल का जनक। अगर प्राचीन व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछा जाता है तो कौन आएगा? इरेटोस्थनीज। लेकिन यही अगर यहां पर लेते हैं कि प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का जनक तो कौन था? हेकेटियस। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्राचीन व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन था? इरेटोस्थनीज। प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का जनक कौन था? हेकेटियस। लेकिन अगर प्राचीन का नहीं पूछकर आधुनिक का पूछा जाता है कि आधुनिक व्यवस्थित भूगोल का जनक, तो आधुनिक व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन आएगा? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। अगर आधुनिक व्यवस्थित भूगोल का जनक पूछा जाता है तो कौन आता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और ये अगर यहां पर पूछा जाता है कि आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का जनक तो कौन आएगा? कार्ल रिटर। कौन है? कार्ल रिटर। तो इस प्रकार से भूगोल के प्रमुख विद्वान हैं जिनसे इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। दोबारा देखो एक बार कि भूगोल प्राचीन, तो भूगोल में जो प्राचीन जियोग्राफी है और इसके कितने भाग थे? दो भाग, जिनमें पहला भाग कौन सा है? व्यवस्थित भूगोल। जो व्यवस्थित भूगोल है तो भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक भौगोलिक कारक, जलवायु, वनस्पति या अन्य कोई भी हो का अध्ययन संपूर्ण पृथ्वी के लिए किया जाता है, वो तो आती है व्यवस्थित भूगोल। प्रादेशिक भूगोल कौन सी आएगी? भूगोल की वह शाखा जिसमें समस्त भौगोलिक कारकों का अध्ययन निश्चित प्रदेश, कोई भी निश्चित प्रदेश या क्षेत्र में किया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल के लिए हमें कौन सा पढ़ना होगा? व्यवस्थित भूगोल पढ़ना होगा या प्रादेशिक भूगोल? तो हमें पढ़ना होगा कौन सा? प्रादेशिक भूगोल। क्योंकि हमने भारत एक क्या आ गया? निश्चित क्षेत्र आ गया है। और भारत में हम किसी एक कारक की बात नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण भारत के भूगोल की बात करते हैं। तो कौन सा भूगोल पढ़ना पड़ेगा? प्रादेशिक भूगोल। इसी में कि प्राचीन व्यवस्थित भूगोल है, इसका जनक कौन है? तो कौन है? इरेटोस्थनीज। प्राचीन प्रादेशिक भूगोल का जनक कौन है? तो कौन था? हेकेटियस। और आधुनिक व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और आधुनिक प्रादेशिक भूगोल का जनक कौन है? कार्ल रिटर। तो ये प्रमुख विद्वान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति। आगे हम भूगोल में पढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति।
भूगोल में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति, जिस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय 3 मंडल थे, कि जिस समय प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति के समय यहां पर टोटल कितने मंडल थे? 3 मंडल। अब इन 3 मंडलों के बारे में बात करते हैं कि उत्पत्ति के समय 3 मंडल कौन कौन से थे, और भूगोल में हम पढ़ेंगे ये तीनों मंडल। जैसे पहले मंडल के बारे में बात करते हैं तो आता है कौन सा? स्थल मंडल। और दूसरा आता है कौन सा? जल मंडल। और तीसरा आता है कौन सा? वायु मंडल। कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय टोटल मंडल कितने थे? 3 में कौन सा है? स्थल मंडल, जल मंडल और कौन सा है? वायुमंडल। इनमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा? स्थल मंडल। और स्थल मंडल में हम देखो अब बात करते हैं कि स्थल मंडल है, इस स्थल मंडल में जैसे आ जाते हैं प्रमुख महाद्वीप है, प्रमुख जैसे द्वीप हैं कि विश्व के बड़े द्वीप कौन से हैं, प्रमुख प्रायद्वीप कौन कौन से हैं, या नदी द्वीप कौन से हैं। तो संपूर्ण महाद्वीपों की बात होगी किसमें? स्थल मंडल में। जो प्रमुख महासागर हैं उनकी बात होगी किसमें? जल मंडल में। और जो प्रमुख गैस व इन गैसों का आवरण है उसकी बात करेंगे किसमें? वायुमंडल में। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि पृथ्वी है, इस पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। और उत्पत्ति में हम एक विद्वान का मत लेते हैं, वो जर्मनी का एक मौसम वैज्ञानिक था, कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में एक विद्वान का मत दिया हुआ है। और विद्वान कहाँ का है? जर्मनी का। कहाँ का है? जर्मनी का। जो जर्मनी का एक मौसम वैज्ञानिक था, मौसम वैज्ञानिक, और उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? अल्फ्रेड वेगनर। तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। अल्फ्रेड वेगनर का क्या कहना है कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी में जो वर्तमान में पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, ये प्रारंभ में 7 महाद्वीप जुड़े हुए थे, एक साथ थे। सिर्फ ये एक ही स्थलखंड था, और ये एक जो स्थलखंड था ये एक सुपर महाद्वीप था। वर्तमान में तो महाद्वीपों की संख्या कितनी आ गई है? 7। और 2 या 2 से अधिक महाद्वीप अगर एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो उसको क्या बोल दिया जाता है? सुपर महाद्वीप। और प्रारंभ में पृथ्वी पर कितने सुपर महाद्वीप थे? मात्र एक सुपर महाद्वीप था। और जो एक सुपर महाद्वीप था उसको नाम दिया गया था पेंजिया। क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। और इसके चारों ओर जो विशाल जलराशि थी उस जलराशि को क्या कहा गया था? पेंथालासा। तो ये एक तो था महासागर और एक क्या था? महाद्वीप। ये अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार है कि पृथ्वी निर्माण के समय, वेगनर था कहाँ का? जर्मनी का। कौन सा वैज्ञानिक था? मौसम वैज्ञानिक। तो इसके अनुसार जो 7 महाद्वीप हैं वर्तमान में, ये 7 महाद्वीप प्रारंभ में जुड़े हुए थे, और इस सुपर महाद्वीप को नाम दिया गया था पेंजिया, जो चारों ओर से विशाल जलराशि से घिरा हुआ था, और उस जलराशि को नाम दिया गया था पेंथालासा। इस वेगनर के अनुसार पृथ्वी का निर्माण भी कितने चरणों में पूर्ण हुआ था? 3 चरणों में। अब बात करते हैं इसके 3 चरणों के बारे में कि पृथ्वी का निर्माण 3 चरणों में किस प्रकार से हुआ था। और वेगनर का हम पढ़ते हैं सबसे पहला चरण। देखो पहले चरण के बारे में बात करते हैं।